नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मराज क्रिएशन चैनल में, जहां हम आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सरल शब्दों में प्रदान करते हैं। तो वीडियो की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो है एनारोबिक बैफल रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में ABR बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरे डिटेल से जानने वाले हैं कि एनारोबिक बैफल रिएक्टर क्या होता है, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है, इसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये कितने टाइप्स को होते हैं, इनके स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा क्या होते हैं, और हम लोग इसको वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए क्यों यूज करते हैं। लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले समझा जाए कि एनारोबिक बैफल रिएक्टर क्या होता है। तो एनारोबिक बैफल रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में ABR बोलते हैं, ये एक प्रकार की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो ऑक्सीजन फ्री यानी कि एनारोबिक प्रोसेस का उपयोग करके ऑर्गेनिक मैटर को ट्रीट करती है। इस रिएक्टर में कई चेंबर होते हैं जिन्हें बैफल के माध्यम से सेपरेट किया जाता है, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट में इनको डिवाइड किया जाता है। ये बैफल्स वेस्ट वाटर के फ्लो को डायरेक्शन देते हैं, यानी कि एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाने के लिए ये फ्लो को डाइवर्ट करते हैं, यानी कि एक दिशा देते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है, और यह सिस्टम ऑर्गेनिक मैटर को एफिशिएंटली ब्रेक करने में यानी कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये होता है एनारोबिक बैफल रिएक्टर। अब हम बात करते हैं एनारोबिक बैफल रिएक्टर के वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि इसके कार्य करने के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, इसमें इसकी जो सेगमेंटेड जो डिजाइन होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसमें कई कंपार्टमेंट बने होते हैं जिसको अलग अलग चेंबर बोलते हैं, और ये बैफल्स के द्वारा सेपरेट किए गए रहते हैं। इसमें जो वेस्ट वाटर है वो ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन के थ्रू क्या होती है, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में ट्रेवल करती है। तो बात करें अगर एनारोबिक कंडीशन की, तो ये जो रिएक्टर है ये ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में यानी कि बिना ऑक्सीजन के काम करता है, और वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं। वेस्ट वाटर फ्लो की अगर बात करें तो इसमें जो वेस्ट वाटर है एक चेंबर से दूसरे चेंबर में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे अलग अलग चेंबर से पास होते हुए ट्रीटेड वाटर में कन्वर्ट होता है, और वेस्ट वाटर में मौजूद जो सॉलिड होती है वो बॉटम में सेटल हो जाती है और एक स्लज बेड बन जाता है। इसकी अगर माइक्रोबियल एक्शन की बात की जाए तो स्लज में मौजूद एनारोबिक माइक्रोब्स के द्वारा वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और बायोगैस में मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसकी और एफिशिएंट ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एनारोबिक बैफल रिएक्टर में जो वेस्ट वाटर जो इंटर होता है तो एक एक चेंबर से होते हुए जाता है, तो सभी चेंबर में ये प्रोसेस होती रहती है, यानी कि सभी चेंबर में रिएक्शन होती रहती है, और जैसे जैसे ये चेंबर से आगे बढ़ता जाता है तो उसमें जो मौजूद जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होती है उनकी जो क्वांटिटी है कम होती जाती है, यानी कि रिड्यूस होती जाती है, और धीरे धीरे हमारा जो वेस्ट वाटर है वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट फ्री होने लगता है। तो लास्ट तक अपना जो होता है, यानी कि जो इसका जो ट्रीटेड जो वाटर होती है उसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी बहुत ही कम रह जाती है। तो ओवरऑल अगर इसकी इफिशिएंसी देखें तो इसकी इफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रिमूव करने की। तो कुछ इस प्रकार से होता है एनारोबिक बैफल रिएक्टर का वर्किंग और प्रिंसिपल। अब इसमें होने वाले रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे ही वेस्ट वाटर एनारोबिक बैफल रिएक्टर में इंटर करता है तो अपनी फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है कि वेस्ट वाटर के अंदर जो मौजूद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के द्वारा सिंपलर सॉल्युबल कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग बात करें तो वेस्ट वाटर में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो फैट्स हैं उनको शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के द्वारा। इसका पर्पस क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अब क्या है कि थोड़ा उनके अप्रोच में आ गया, जिससे वो वेस्ट वाटर के अंदर से मौजूद जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एसिडोजेनेसिस रिएक्शन। इसको
एसिड फॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट रिएक्शन से जो प्राप्त अपना जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें एसिडोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ये इनको कन्वर्ट कर देती है वोलेटाइल फैटी एसिड में, एल्कोहल्स में, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो रिएक्शन इस प्रकार होती है कि जो सेलुलोज है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में। इसका पर्पस क्या होती है कि यहीं से अपना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाता है जो मेथनोजेनेसिस प्रोसेस में यूज होता है। इसके बाद जो थर्ड जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एसिटोजेनेसिस रिएक्शन, जिसे एसिड कन्वर्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि अपनी जो एसिडोजेनेसिस रिएक्शन से जो वोलेटाइल फैटी एसिड और जो एल्कोहल मिलते हैं, इनको इस रिएक्शन में यानी कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा एसीटेट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें और देखें मेनली जो रिएक्शन होते हैं कि एथेनॉल प्लस वाटर मिलके एसीटेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रोसेस में जो फोर्थ और लास्ट रिएक्शन है वो है मेथनोजेनेसिस, जिसको मेथेन फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि अपनी जो थर्ड रिएक्शन के दौरान जो एसीटेट जो बना उसको ये मेथनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा उसको मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें दो तरह से रिएक्शन होती है। एक तो होती है एसिटोट्रोफिक पाथवे, इसमें होती है जो एसीटेट है वो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रोजेनोट्रोफिक पाथवे, जिसमें होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस है वो मेथेन और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे रिएक्शन में जो वेस्ट वाटर के अंदर जो मौजूद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होती है वो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है, जो बायोगैस होती है। बायोगैस में मेनली मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तीन रिएक्शन के होने के बाद जो इफ्लुएंट है उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम रह जाती है, जिस वाटर को हम लोग रीयूज कर सकते हैं और ये इसको सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो एनारोबिक बैफल रिएक्टर में होने वाले रिएक्शन की समरी को और शॉर्ट में समझा जाए तो इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक किया जाता है। उसके बाद होती है एसिडोजेनेसिस रिएक्शन जिसमें कन्वर्जन होता है वोलेटाइल फैटी एसिड, एल्कोहल और गैसेस में। इसके बाद होती है एसिटोजेनेसिस रिएक्शन जिसमें एसीटेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद होती है अपनी मेथनोजेनेसिस रिएक्शन जिसमें मेथेन गैस और वाटर का प्रोडक्शन होता है। और इसके बाद होता है अपना इफ्लुएंट का डिस्चार्ज जिसमें जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की जो क्वांटिटी होती है बहुत ही कम रह जाती है। तो अब बात करते हैं एनारोबिक बैफल रिएक्टर के टाइप्स के बारे में। तो इसमें देखिए ये कई तरह के होते हैं और जिसमें एक एक करके हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है 2 स्टेज एनारोबिक बैफल रिएक्टर। इसमें क्या होती है, 2 स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें फोकस किया जाता है कि वेस्ट वाटर के अंदर जो मौजूद जो सॉलिड्स हैं या जो स्लरी है उसको सेपरेट किया जाए, उनको सेटल किया जाए। और सेकेंड स्टेज में वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट है उनको डाइजेस्ट किया जाए। तो ये वहां पर प्रेफर किए जाते हैं जहां पर जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हाई स्ट्रेंथ वाला जहां वेस्ट वाटर होती है वहां पर 2 स्टेज एनारोबिक बैफल रिएक्टर को प्रेफर किया जाता है। इसके बाद बात करें हम लोग तो मल्टीपल स्टेज एनारोबिक बैफल रिएक्टर के। इसमें क्या होती है, जैसे कि इसके नाम से है कि इसमें कई चेंबर होते हैं, यानी कि कई स्टेज में ये एनारोबिक बैफल रिएक्टर होते हैं। और इसमें क्या होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ही ज्यादा होती है और इससे आपको जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बायोगैस यानी कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइब्रिड रिएक्टर की। हाइब्रिड रिएक्टर जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें इस रिएक्टर के साथ साथ कोई और रिएक्टर भी अटैच होता है। इसमें क्या होती है, ऐसे रिएक्टर में एनारोबिक बैफल रिएक्टर के साथ साथ कोई और एनारोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम अटैच होता है, जिसमें आपका एनारोबिक फिल्टर हो सकता है, जो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर हो सकती है, तो कुछ भी ऐसा इसके साथ अटैच हो सकता था। तो ऐसा जहां होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड एनारोबिक बैफल रिएक्टर। और इनका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर और आपका कुछ क्रिटिकल वेस्ट वाटर है जिसको ट्रीट करना हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके बाद जो लास्ट जो इसका जो टाइप है वो है मॉडिफाइड एनारोबिक बैफल रिएक्टर। मॉडिफाइड जैसा कि इसके नाम से हो रहा है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बना सकते हैं। तो ये एनारोबिक बैफल रिएक्टर ही है, लेकिन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी वेस्ट वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के आधार पर
इसको कस्टमाइज करा सकते हैं और या अपनी स्पेस के आधार पर भी इसको कस्टमाइज करा सकते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर आपके पास छोटा स्पेस है या आपके वेस्ट वाटर में उतना ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं है, तो अगर आप एनारोबिक वेपर रिएक्टर लगाना चाहते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए, तो ये मॉडिफाइड एनारोबिक वेपर रिएक्टर आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनारोबिक वेपर रिएक्टर को क्यों सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए एनारोबिक वेपर रिएक्टर को क्यों चूज करते हैं। तो इसमें देखिए इसके कई कारण हैं। फर्स्ट है कि ये जो रिएक्टर है ये ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल में हाईली इफिशियंट है, इसलिए इसको चूज करते हैं। सेकेंड जो रीजन है, ये लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, यानी कि इसमें हमको एरिएशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको कोई एडिशनल कोई ऐसी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें एनर्जी की कंजप्शन बहुत ही कम है, इसलिए भी इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को बायोगैस मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने रिएक्शन में देखा, और उस जो गैस का यूज हम लोग कहीं पर एनर्जी के रूप में कर सकते हैं, इसलिए भी इसको सेलेक्ट किया जाता है। इसकी जो डिजाइन है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, यानी कि बहुत ही छोटे जगह में इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको हम लोग असेंबल कर सकते हैं, इसलिए भी इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी बहुत सिंपल होता है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा रोटरी पार्ट्स नहीं होता है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं होती है जिसको मेंटेन करने में कोई कठिनाई हो, इसलिए भी इसको सेलेक्ट किया जाता है। ये जो रिएक्टर है ये शॉक लोड को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके वेस्ट वाटर में अगर ऑर्गेनिक लोड बढ़ता है घटता है तो ऐसे लोड को बियर करने में ये रिएक्टर सक्षम होता है। इसके साथ साथ ये रिएक्टर कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशनल और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको जो रूरल और डिसेंट्रलाइज एरिया में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब बात करते हैं एनारोबिक वेपर रिएक्टर के स्टैंडर्ड ऑपरेशनल डाटा के बारे में। तो इसके डाटा की बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम के बारे में, जिसको शॉर्ट में HRT बोलते हैं। तो एनारोबिक वेपर रिएक्टर का जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का जो रेंज है वो है 12 to 14 आवर, और ये बेस करती है इन्फ्लुएंट के स्ट्रेंथ के ऊपर कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का स्ट्रेंथ कितना है। इसका पर्पज क्या होती है कि अपनी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी हो रही है, जो पॉल्यूटेंट कितना रिमूव हो पा रहा है, कितनी इफिशिएंट हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम को वेरी करते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के बारे में, जिसको शॉर्ट में OLR बोलते हैं। तो ABR का जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेंज है वो है 1 to 10 kg पर मीटर क्यूब पर डे, जो बेस होती है वेस्ट वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर की बात करें, अगर मेसोफिलिक रेंज देखा जाए तो 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमल रेंज है। वहीं हम लोग बात करें थर्मोफिलिक रेंज की, तो 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। इसको बात करते हैं पीएच लेवल की। तो पीएच जो रेंज होती है इसकी 6.5 से लेकर 7.5 तक होती है। तो पीएच की रेंज अगर जिससे आउट होती है तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी पे इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बात करते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड यानी कि TSS के बारे में। तो इसका जो इनलेट जो TSS होती है वो होती है 10,000 मिलीग्राम प्रति लीटर, और जो TSS रिमूवल जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 70 to 90%, या आपके जो एनारोबिक वेपर रिएक्टर के डिजाइन और ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर COD रिमूवल की बात करें तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है 70 to 90%, वो भी सॉल्युबल COD पे, और इसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है कि कितना आपका COD रिडक्शन मिलेगा। इसके बाद बात करें बायोगैस प्रोडक्शन की, तो इसकी जो यील्ड होती है 0.3 to 0.5 मीटर क्यूब पर kg COD रिडक्शन पे। इसकी जो कंपोजिशन होती है जो बायोगैस की, उसमें 60 to 70% मेथेन होती है और 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर स्लज प्रोडक्शन की बात करें तो पर kg COD जब रिमूव होती है तो इसमें 0.1 to 0.2 kg स्लज प्रोड्यूस होती है। तो देखा जाए तो जो एनारोबिक जो प्रोसेस होती है इसमें जो स्लज की जनरेशन है एरोबिक जो सिस्टम की तुलना में बहुत ही कम होती है। और फ्लो रेट की बात करें तो फ्लो रेट आपके एप्लीकेशन के आधार पर वेरी करता है। अगर छोटे स्केल पर हम लोग देखें तो 0.125 मीटर क्यूब पर डे होती है, और वहीं अगर जब बड़े स्केल पर हम लोग बात करें तो 100 मीटर क्यूब पर डे से या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट की हम लोग बात करें तो इसमें रेगुलर
स्लज रिमूवल की आपको जरूरत होती है, और जिसमें हम लोग मॉनिटरिंग के देखें तो इसमें पीएच, टेम्परेचर और बायोगैस कंपोजिशन को आपको मॉनिटर करना होता है। तो अब एनारोबिक वेफल रिएक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके बाद एडवांटेज की बात की जाए तो जो एनारोबिक वेफल रिएक्टर है, ये वेस्ट वाटर के अंदर से जो हाई ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं, इनको रिमूव करने में बहुत ही इफिशियंट होते हैं। इनको चलाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमको एडिशनल किसी इक्विपमेंट को चलाने को या एरिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बायो प्रोडक्ट के रूप में बायोगैस मिलता है, जिसमें मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस प्रोसेस में जो स्लज का जो जनरेशन होता है वो भी बहुत ही कम होता है अपनी जो एरोबिक सिस्टम की तुलना में। इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान होता है, और इस सिस्टम को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज करा सकते हैं, यानी कि जितना आपके पास स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग इसको आप डिजाइन करा सकते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेज है। तो इसके अगर डिसएडवांटेज यानी कि इसके नुकसान की बात की जाए तो इसको चलाने के लिए अगर आपको अच्छा आउटपुट या इफिशियंसी लेनी है तो इसमें आपको जो टेम्परेचर है एक समान मेंटेन रखना होता है। इसको स्टार्टअप अगर आप करते हो तो जो माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में काफी लंबा समय लग जाता है। ये जो सिस्टम है ये पीएच और जो टॉक्सिक जो लोड होती है उसको लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती है। इस रिएक्टर में जो लो स्ट्रेंथ वाले अगर आप वेस्ट वाटर फीड करते हो तो उसको प्री ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें स्लज को आपको हमेशा निकालना पड़ता है और आपको एक स्किल्ड मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि एनारोबिक वेफल रिएक्टर के बारे में आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।